नमस्ते बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कई कोशिकाओं के बारे में जाना है, समझा है। कोशिका के जो अंग कोशिका, जैसे कि कुछ याद होगा आप लोगों को, पहला था कोशिका झिल्ली, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति, उसके अलावा अंतःप्रद्रवी जलिका, उसके बाद हम लोगों ने देखा था गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम इत्यादि कई रिक्तिका, राइबोसोम, बहुत सारी कोशिकाओं के बारे में जानकारी हम लोगों ने हासिल की थी। आज एक और कोशिकाओं के बारे में आज हम जानेंगे, जो कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में ही मौजूद होती है। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में बस अंतर होता है इनके स्थान का, मैंने पहले भी बताया था। हालांकि यह मध्य में ही पाई जाती है और केंद्रक इसका नाम है। क्या नाम है? केंद्रक। तो केंद्रक को इंग्लिश में हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। कोशिका के मध्य में एक रचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं, मध्य में होती है। पादप कोशिका में आप जब देखेंगे तो थोड़ी परिधि की ओर होती है, क्योंकि रिक्तिका जो होती है ना वो बहुत ज्यादा स्थान को घेर लेती है। तो उसका जो केंद्रक होता है पादप कोशिका में वो परिधि की ओर पाया जाता है। हालांकि ज्यादातर कोशिकाओं में आप देखेंगे तो ये बीच में स्थित होती है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। कैसे जानेंगे? जब हम लोग इसके क्रियाकलाप को जानते हैं। तो यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है, क्योंकि यह एक तरह से कोशिका के प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। प्रबंधक क्या है? यानी कि प्रबंध करना, सारे क्रियाकलाप का जो हिसाब किताब रखना होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो बोला जाए एक कोशिका के अंदर, वो प्रबंधन का कार्य जो होता है ये केंद्रक के द्वारा होता है। केंद्रक पूरे कोशिका की क्रियाकलापों को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। उसके अलावा एक और जानकारी दी गई है कि इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। देखिए यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन। जब कोशिका की खोज की बात होगी तो रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में, लेकिन जब केंद्रक की खोज की बात होती है तो यहाँ पे रॉबर्ट हुक की जगह रॉबर्ट ब्राउन का नाम आता है। ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में इसकी खोज की थी। उन्होंने बताया कि एक सेंटर है, एक केंद्रक है जो कोशिका को नियंत्रित करती है। ठीक है। रासायनिक रूप से अगर हम देखेंगे तो केंद्रक जो है किससे बना हुआ है? 70% प्रोटीन है इसमें। प्रोटीन 70%, 10% डीएनए, 2 से 3% आरएनए और 3 से 5% लिपिड होता है। ठीक है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि जो केंद्रक है वो प्रोटीन और हमारे न्यूक्लिक अम्ल जिसको कहते हैं उसका बना हुआ है, उसकी संरचना है ये। इसमें केंद्रक रस या केंद्रक द्रव्य, केंद्रक आवरण, क्रोमेटिन तथा केंद्रिका पाई जाती है। तो केंद्रक रस, तो मैंने बताया था कि केंद्रक द्रव्य को क्या कहेंगे हम लोग यहाँ पे? न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। जैसे कि हमारे कोशिका के अंदर की द्रव्य को हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं, साइटोप्लाज्म। इसी प्रकार से केंद्रक रस या केंद्रक द्रव्य को हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर है न्यूक्लियोप्लाज्म, सेल के अंदर होता था तो साइटोप्लाज्म। ठीक है। और फिर केंद्रक आवरण यानी कि केंद्रक झिल्ली भी आप कह सकते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह सकते हैं अंग्रेजी में इसको। क्रोमेटिन, क्रोमेटिन क्या है? एक धागानुमा वो संरचना पाई जाती है। जब वो सघन हो जाती है, कॉम्पैक्ट हो जाती है, तो वो क्या इसका निर्माण करती है? क्रोमोसोम का निर्माण करती है, यानी कि गुणसूत्र। गुणसूत्र का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो वो ही केंद्रक में पाए जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी जानकारी मैं विस्तृत रूप से आगे बताऊंगी। और केंद्रिका पाई जाती है। केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोलस। केंद्रक के अंदर एक और छोटा सा केंद्रक नुमा स्ट्रक्चर है, संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग केंद्रिका कहते हैं। इसका भी कार्य है, इसका कार्य माना जाता है कि आरएनए के सिंथेसिस में, यानी कि आरएनए के निर्माण में, और उसमें भी कौन सा आरएनए? आरएनए भी आप जब पढ़ोगे आगे कक्षाओं में, बड़ी कक्षाओं में, तो आरएनए कई प्रकार के होते हैं, जिसमें कि आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए का निर्माण करने में ये सहायक होते हैं। उसके अलावा इसमें यह आनुवांशिकता का वाहक होता है। आनुवांशिकता का वाहक क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि गुणसूत्रों की मौजूदगी है इसमें, डीएनए की मौजूदगी है इसमें। और हमें पता है कि गुणसूत्र और डीएनए जो होते हैं वो आनुवांशिकता के वाहक होते हैं। कई सूचनाएं जो एक मातृ कोशिका से संतति कोशिका में जब जाती है तो इनके द्वारा जो उसके जो गुण होते हैं उसमें सूचनाओं के रूप में कूटबद्ध होते हैं और वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित हो जाती है। चलिए बच्चों, अब एक क्रियाकलाप जो आपकी किताब में दी गई है उसको हम लोग देखते हैं और उसके आधार पर हमें दो जीवों के वर्गीकरण को समझना है, दो जीवों में अंतर को समझना है। तो ये मैंने पहले इसलिए नहीं बताया था क्योंकि आप लोगों को कोशिकाओं की जानकारी नहीं थी। कोशिकाओं की जानकारी होने के बाद ही हम लोग इसको समझ सकते हैं।
तो अब आप इसका उत्तर आप दे सकते हैं। तो ये प्रश्न दिया गया है आप लोगों की किताब में। इसमें पूछा गया है कि क्या अब आप निम्नलिखित तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों को भर सकते हैं जिससे कि प्रोकैरियोटी तथा यूकैरियोटी कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट हो सके। हाँ, तो अंतर क्या करना है, किस प्रकार से करना है, देखिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या होता है कि प्रायः जब आप देखोगे प्रोकैरियोटिक कोशिका बहुत छोटे आकार की होती है। जितने ज्यादातर सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें जो वो जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक जीव कहलाते हैं। और उसमें कैसे हम पहचानेंगे कि वो प्रोकैरियोटिक जीव है, तो एक तो आकार उनका बहुत छोटा होता है। यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो बड़ी होती है। जितने भी जीव आप देख रहे हैं सभी यूकैरियोटिक जीव हैं, ठीक है। तो यूकैरियोटिक दूसरे अंतर को आप देखोगे तो केंद्रकीय क्षेत्र यानी कि केंद्रकीय क्षेत्र जो होता है वो अस्पष्ट होता है। क्यों अस्पष्ट है? क्योंकि केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ जो है वो पाया जा रहा है, वो दिख रहा है, इसलिए उस समय हम लोग उसको क्या कहते हैं, केंद्रकाय कहते हैं। उसका एक अलग नाम पड़ जाता है केंद्रकाय, क्योंकि वो केंद्रक हम नहीं कह सकते, क्योंकि केंद्रक जो है केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ स्थान नहीं है, तो इसलिए केंद्रक की मौजूदगी अस्पष्ट होती है। लेकिन अगर हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका को देखेंगे तो उसमें केंद्रकीय क्षेत्र जो होता है सुस्पष्ट होता है, चारों एक और जो है एक केंद्रकीय झिल्ली से घिरा रहता है। तो केंद्रक है वो केंद्रकीय झिल्ली से घिरा रहता है। तो केंद्रक के आधार पर ही इसका जो है अंदर हम लोगों को स्पष्ट होता है। क्रोमोसोम की संख्या यानी कि गुणसूत्र एक ही मौजूद होते हैं प्रोकैरियोटिक के केस में, और यूकैरियोटिक के केस में अगर आप देखोगे तो एक से अधिक क्रोमोसोम मौजूद हो सकते हैं। झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होते हैं, यानी कि कोशिकांग जो कोशिका के अंगक यानी कोशिकांग जितने हम लोगों ने पढ़ा वो आपको इसमें अनुपस्थित दिखेंगे, क्योंकि वो भी एक झिल्ली से घिरे हुए नहीं है, तो उनकी जो मौजूदगी है वो स्पष्ट नहीं रहती है इसमें। और इसमें जो है हमारे यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो कोशिका अंगक जो है झिल्ली युक्त होते हैं और स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब है जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। तो कोशिकांग को हम लोग समझ गए हैं, और जब कोशिकांग के बारे में जब मैं चर्चा कर रही थी तो मैंने कई बार उन दोनों में पादप कोशिका की कोशिकांग और जंतु कोशिका के कोशिकांग के बीच में अंतर या उन दोनों की कोशिकाओं में अंतर को बताया था। तो आज हम लोग देखेंगे कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या है या कौन से अंतर हमें लिखने चाहिए। इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिका के केस में आप देखोगे तो चारों ओर उसकी कोशिका में भित्ति नजर आएगी, जो कि जंतु कोशिका में वो अनुपस्थित होती है। इसमें लवक पाए जाते हैं, ठीक है। तो कई प्रकार के लवक हम लोगों ने पढ़े थे, हरित लवक है ना, ल्यूको, फिर उसके बाद हम लोगों ने ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट की बात की थी। तो वो तीन प्रकार के जो लवक थे वो पादप कोशिका में मौजूद, उनमें से कोई भी पादप कोशिका में मौजूद हो सकता है। लेकिन जंतु कोशिका में जब हम देखेंगे तो लवक की मौजूदगी नहीं होती है, वो अनुपस्थित होते हैं। तो ये दो चीज, कोशिका भित्ति और लवक पादप कोशिका में पाए जा रहे हैं, जंतु कोशिका में ये दोनों अनुपस्थित हैं। तारककाय अनुपस्थित रहता है, पादप कोशिका में तारककाय अनुपस्थित है और तारककाय जंतु कोशिका में उपस्थित है। ये एक ऐसा अंगक है जो कि कोशिका के विभाजन के समय में वो अपना रोल प्ले करता है। रिक्तिका बड़ी होती है। पादप कोशिका की रिक्तिका मैंने बताया था जब रिक्तिका के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वैक्यूल, वो काफी लार्ज साइज का होता है पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका में या तो छोटे छोटे आकार में पाए जाएंगे या फिर अनुपस्थित भी रह सकते हैं। और इसका जो आकार होता है पादप कोशिका का लगभग आयताकार होता है और जंतु कोशिका का आकार लगभग वृत्ताकार होता है। ये अंतर आप लिख सकते हैं, बहुत ही साधारण अंतर है और बहुत ही मुख्य अंतर भी है, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये सब, इसको आप लोग अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। अब एक और जो मुख्य बात आपके किताब में लिखी गई है, तो कोशिका विभाजन यानी कि कोशिका किस प्रकार से विभाजित होती है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है। बहुत विस्तृत जानकारी आप लोग 11th-12th की क्लास में पढ़ लेंगे, लेकिन अभी आप लोगों को समझना है कि कोशिका विभाजित किस प्रकार से होती है। तो थोड़ा सा अंतर हम लोग देखते हैं कि कोशिका के विभाजन के प्रकार क्या क्या है और कोशिका किस प्रकार से विभाजित की होती है। तो जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं, जिससे पुरानी मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन होता है। यानी कि जीवधारियों में आप ऑर्गेनिजम्स में देखेंगे कि नई कोशिकाएं कैसे बन रही हैं। तो नई कोशिकाएं जो बन रही हैं वो पुरानी कोशिकाओं का स्थान भी लेती हैं या फिर वृद्धि के लिए नई कोशिकाएं
कोशिकाओं का निर्माण आवश्यक होता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कोशिकाएं वृद्ध हो जाती हैं, वो मृत हो जाती हैं, तो उसके स्थान पे नई कोशिकाएं आ जाती हैं, नई कोशिकाओं का जो निर्माण होता है वो उसका स्थान ले लेती हैं। और वृद्धि के लिए, शरीर के बढ़ने के लिए भी अधिक कोशिकाओं की जरूरत होगी, तो कोशिकाएं विभाजित होकर के वो क्या करती हैं, शरीर में वृद्धि भी देती हैं। उसके अलावा जब क्षतिग्रस्त होती हैं, यानी कि डैमेज के केस में, जब कहीं चोट लग गया या कोई डिजीज हो गया, तो उसमें जब सेल डैमेज होता है तो उस समय में नई कोशिकाएं बन करके उसके स्थान को भर लेती हैं, उनका स्थान ले लेती हैं और फिर से पुनः क्रियाकलाप सही तरीके से करवाती हैं। कोशिका विभाजन के फलस्वरूप नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये आपको पता चल गया। नई कोशिकाएं विभाजन कर प्रजनन हेतु युग्मक का निर्माण भी करती हैं। देखिए, युग्मक का निर्माण जो हो रहा है वो अलग प्रकार की कोशिकाओं से होता है, जिसको जनन कोशिकाएं हम कहते हैं। और बाकी हमारे शरीर में जितना भी वृद्धि है या फिर इस प्रकार से किसी ऑर्गेनिज्म का, किसी जीव का जो शरीर बना हुआ है, वो अन्य स्थान पे जहाँ भी विभाजन हो रहा है और शरीर की वृद्धि हो रही है, वहाँ पे दूसरे प्रकार का विभाजन होता है। तो दो प्रकार के विभाजन यानी कि हम लोग देख सकते हैं। तो पहला है समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस, और दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ही युग्मक का निर्माण होता है। ये जनन कोशिकाओं में ये अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस आप जो देख रहे हैं नाम, ये सिर्फ जनन कोशिकाओं के लिए स्पेशलाइज्ड कोशिकाएं होती हैं, या फिर जो जनन की युग्मक का जो निर्माण आप लोग कहते हैं, युग्मक का निर्माण के समय में इन कोशिकाओं का रोल होता है और ये कोशिकाएं विभाजित होकर के युग्मक का निर्माण करती हैं। और बाकी हमारे बाकी शरीर में, जीवों के बाकी शरीर में समसूत्री विभाजन के द्वारा कोशिकाएं अपनी वृद्धि करती हैं। और इसमें एक अंतर है इन दो प्रकार के विभाजन में, मैं बताना चाहूंगी बच्चों, आगे आप लोगों को काम आएगा। क्योंकि माइटोसिस जो होता है इसमें गुणसूत्र, देखिए इसमें जब कोशिका जो विभाजित हो रही है, इसमें जब केंद्रक में विभाजन होगा तो गुणसूत्र जो है वो विभाजित होंगे, और जब संतति कोशिकाएं यानी कि डॉटर सेल्स जब बनेंगे तो उनमें गुणसूत्र की संख्या में अंतर नहीं आएगा, गुणसूत्र की संख्या उतनी ही हो जाएगी। वापस डबलिंग होता है, क्रोमोसोमल डबलिंग का एक केस होता है, उसमें इसके बीच भी कई चरण होते हैं। इसको आप प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज आप लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। अर्धसूत्री विभाजन में दो बार विभाजन होता है, ये देखिए विभाजन 1 और विभाजन 2। इसमें जो मातृ कोशिका है और गुणसूत्र है, पहले तो वो विभाजन करके उतने ही गुणसूत्र तैयार करेंगे, लेकिन जब दूसरा विभाजन होगा तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो संतति कोशिकाओं में, डॉटर सेल्स में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। इसमें अंत में क्वेश्चन आप लोगों की बुक में दिया गया है कि आप सोच सकते हैं कि क्यों इस विभाजन द्वारा अर्धसूत्री, जैसे इसका नाम है अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि जो गुणसूत्र है उसकी संख्या है आधी, तो ये क्यों होता है? तो जनन कोशिकाओं में हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन होता है हम लोगों का जनन के समय में, तो दो कोशिकाएं, मातृ कोशिका मतलब माता के द्वारा युग्मक और पिता के जो द्वारा जो आए हुए युग्मक होते हैं उनका संयोजन होता है और युग्मज का निर्माण होता है। ठीक है, तो जब ऑलरेडी पूरी संख्या जब एक कोशिका में रहेगी, तो जब दोनों मिलेंगे तो कोशिका में गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो उसको हमें नहीं करना है, हमें क्या करना है, जो नंबर होते हैं क्रोमोसोम, एक जीव का जो नंबर है, क्रोमोसोम का संख्या, गुणसूत्र की संख्या एक जीव में जो मौजूद है वो उतनी ही रहनी चाहिए। तो इसलिए पहले से ही माता के द्वारा जो युग्मज का निर्माण हुआ या युग्मक का, और पिता के द्वारा जो युग्मक का निर्माण हुआ, उन दोनों में संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या क्या है, आधी है। और जब वो मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, तो क्या हो जाएगा, उसमें अपने आप ही उस जीव के जो गुणसूत्र है उसकी संख्या आ जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, समझ में आएगा। धन्यवाद।